क्लास 10th भारतीय भवन केमिस्ट्री में अध्याय चौथा है कार्बन तथा इनके यौगिक के हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला देखिए, श्रृंखलन गुण यानी कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है, ये हमें बताना है। तो देखिए इसका आंसर हमें यहाँ से करना है। कार्बन के परमाणु आपस में संयोग करके श्रृंखला यानी चैन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। कार्बन में उपस्थित इन्हीं गुणों के कारण तो क्या कहा जाता है, श्रृंखलन गुण यानी कैटिनेशन प्रॉपर्टी जिसे कहा जाता है कार्बन की। ये मुख्य तौर पे किस में होता है, ये कार्बन में ही होता है। और इसी गुण के कारण इस पूरे धरातल पर कार्बन के यौगिकों की संख्या सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये चैन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, सहसंयोजक बंधन बनाकर नए यौगिक बनाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो यही आपको इसकी परिभाषा लिखना है श्रृंखलन गुणों की। इसके बाद देखिए दूसरा क्या है, एलिफैटिक यौगिक क्या है, आइए इसका आंसर करते हैं। तो एलिफैटिक यौगिक के बारे में हम लोग लिखेंगे। तो ये एलिफैटिक यौगिक होते क्या हैं, तो कार्बनिक रसायन में एलिफैटिक यौगिक जो है हाइड्रोकार्बन यौगिकों के दो श्रेणियों में रखा जाता है। ठीक है, पहला श्रेणी होता है उसका एरोमेटिक यौगिक और दूसरा होता है कौन सा, एलिफैटिक यौगिक, जो हमें बताना है। देखिए इसका दूसरा श्रेणी कौन सा है, एरोमेटिक यौगिक। तो ये एरोमेटिक यौगिक जो है इसकी संरचना बेंजीन जैसी होती है, यानी चारों तरफ से क्या होती है, चक्रीय होती है, चारों तरफ से बंद होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये दिखाई पड़ रहा है आपको, बेंजीन जैसी जो संरचना वाले कार्बन की जो होती है बेंजीन के समान होती है। लेकिन हमें तो ये नहीं बताना है, हमें क्या बताना है, हाइड्रोकार्बन के दूसरे यौगिक यानी एलिफैटिक यौगिक के बारे में हमें बताना है। तो इसकी संरचना कार्बन की खुली चैन वाली होती है, बस यही अंतर होता है। तो आइए इसकी परिभाषा करते हैं। तो ऐसे आपको पूरा लिखना है, एलिफैटिक यौगिक। कार्बनिक रसायन में एलिफैटिक यौगिक हाइड्रोकार्बन यौगिकों की दो श्रेणियों में एक है। ठीक है, दूसरी श्रेणी कौन है, एरोमेटिक यौगिक है। और इन दोनों श्रेणियों में अंतर यह है कि एरोमेटिक यौगिक बेंजीन के परमाणुओं की श्रृंखला का एक स्थायी चक्र सम्मिलित होता है, जबकि एलिफैटिक यौगिक जो हमें बताना है में ऐसा चक्र नहीं होता, बल्कि कैसा होता है। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे है, ब्यूटेन एलिफैटिक यौगिक का एक उदाहरण है। इसमें बिना किसी चक्र वाली कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला होती है। तो यहाँ पे देखिए ये कार्बन परमाणु की श्रृंखला है, लेकिन ये खुली है। ठीक है, इसमें कोई चक्र नहीं है। तो ब्यूटेन की एलिफैटिक यौगिक का, तो ब्यूटेन एलिफैटिक यौगिक ये क्या है, एग्जाम्पल है। तो ये समझ में आ गया आपको, हाइड्रोकार्बन के दो यौगिक होते हैं। तो ये पूरा आपको इसका आंसर करना है। इसके बाद देखिए तीसरा क्या प्रश्न है, क्रियाशील समूह क्या है। तो क्रियाशील समूह की परिभाषा हम ऐसे करेंगे, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह क्या होता है जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है, उस यौगिक का वो क्या कहलाता है, क्रियाशील समूह कहलाता है। जैसे देखिए मेथिल एल्कोहल का मेथेनॉल के दो भाग होते हैं, पहला होता है मेथिल समूह H3C और दूसरा होता है हाइड्रॉक्सिल समूह। ठीक है, दूसरा होता क्या होता है, हाइड्रॉक्सिल समूह, ये OH होता है। तो यही क्या है, क्रियाशील समूह है। तो मेथिल एल्कोहल में OH क्या है, एक क्रियाशील समूह है। और इस पूरे मेथिल यौगिक का इस पर क्या करता है, गुण डिपेंड करता है। देखिए ये सब क्या है, ये सारे क्रियाशील समूह OH है, किसका है, एल्कोहल का है। इसके बाद देखिए चौथा क्या प्रश्न है, अकार्बनिक यौगिक की अपेक्षा कार्बनिक यौगिकों की संख्या अधिक क्यों है। तो काफ़ी आसान सवाल है, क्योंकि कार्बन परमाणु चैन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, सहसंयोजक बंधन बनाकर नए नए यौगिकों की बनाने की क्या प्रवृत्ति रखते हैं। तो इसका आंसर हमें कैसे करना है, तो इसका आंसर आपको यहाँ से करना है, कार्बन के परमाणु आपस में संयोग करके श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। कार्बन में उपस्थित इस गुण को कार्बन का श्रृंखलन गुण कहा जाता है। और इसी गुण के कारण कार्बन के कुल यौगिकों की संख्या, कंपाउंड की संख्या इतनी अधिक है, काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, कार्बन के अतिरिक्त किसी अन्य तत्व में परमाणु में परस्पर संयोग होकर ऐसी श्रृंखला बनाने की क्षमता नहीं होती जितनी कार्बन में है। कैसे बनाते हैं, सहसंयोजक बंधन द्वारा। ठीक है, नए नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ये आपका पूरा इसका आंसर हो जाएगा यहाँ तक। इसके बाद पांचवा देखिए, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों में हमें अंतर बताना है। तो आइए अंतर स्पष्ट करते हैं, कार्बनिक यौगिक, ठीक है, और यहाँ पे अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में देखा जाए तो कार्बनिक यौगिक ज्वलनशील व विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ज्वलनशील होते हैं लेकिन विद्युत का क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। वहीं अकार्बनिक यौगिक में ये क्या होते हैं, ज्वलनशील व विद्युत के सुचालक होते हैं।
दूसरा देखिए क्या है, ये आयनीकृत नहीं होते, इसमें कोई आयन नहीं होता, ठीक है। और इनके गलनांक और क्वथनांक काफ़ी कम होते हैं, ठीक है। कम ताप पे इनका जो गलनांक का टेम्परेचर है, ठीक है, और क्वथनांक का जो टेम्परेचर है काफ़ी कम होता है। और दूसरा इसी में देखिए जल में घोलने पर ये आयनीकृत हो जाते हैं तथा इनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, और इसी आयनीकृत होने के कारण ही विद्युत की क्या है, सुचालक भी हैं। तो बस ये आपको दो ही रखना है, ज़्यादा लंबा नहीं ले जाना है, लघु उत्तरीय प्रश्न का ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए 6 नंबर प्रश्न क्या है, सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, कार्बन परमाणु अस्थायित्व को कैसे प्राप्त करता है, अस्थायी ये कैसे बन पाता है। तो सबसे पहले हम सहसंयोजक यौगिक की परिभाषा करेंगे। यहाँ से करना है, जब दो परमाणु अपनी बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करके संयोग करते हैं तब उनके बीच निर्मित बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं, तथा इस प्रकार से निर्मित यौगिक जो होते हैं सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। ये तो हो गई सहसंयोजक यौगिक की परिभाषा। और इसी में हमें ये बताना है कि कार्बन परमाणु अस्थायित्व को कैसे प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर हमें यहाँ से करना है, कार्बन परमाणु की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं और दूसरे परमाणु से वे इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, साझा करके सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। जैसे देखिए कार्बन परमाणु है, पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन। परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो अष्टक पूरा करने की 4 की आवश्यकता है, ठीक है। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अष्टक पूरा करने के लिए 4 किसी से लेगा या साझा करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये कार्बन हो गया, ये क्रॉस किसका है, ये कार्बन का है, 1 2 3 4। तो हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन किया साझा किया, तो इसका अष्टक क्या हो गया, पूरा हो गया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनों का साझा करके सहसंयोजक बंधन बनाते हैं, जिससे इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, जो 4 की कमी थी, इससे वो अस्थायी विन्यास प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो यही बातें आपको लिखनी है, और हो सके तो ये आपको बना भी लेना है डायग्राम। तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए 7वां प्रश्न क्या है, समावयवी क्या है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए समावयवी की हमें परिभाषा करनी है, तो हम ऐसे करेंगे, वे कार्बनिक यौगिक, काफ़ी ध्यान से आपको समझना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है। वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, किसी यौगिक के समावयवी कहलाते हैं। जैसे देखिए ये तो पूरा यौगिक है, इसका क्या नाम है, इथेनॉल या इथेनॉइल एल्कोहल नाम है। इसका अणुसूत्र कितना है, C2H6O है। तो इसके 2 समावयवी होंगे, कौन सा, इसका 2 होगा, एथिल एल्कोहल, दूसरा डाई मेथिल ईथर, ठीक है। किसका है, ये इथेनॉल का है। तो यहाँ पे परिभाषा में कहा गया है कि वे कार्बनिक यौगिक, इनके बारे में कहा गया है जिनके अणुसूत्र समान हैं, यानी इसका अणुसूत्र, इसका अणुसूत्र और इसका अणुसूत्र आपस में क्या है, इक्वल है, लेकिन इन दोनों के जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं ये सबसे अलग अलग है, तीनों से डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे हम अणुसूत्र मैच करते हैं, कार्बन 2 है, तो यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन। हाइड्रोजन 6 है, 3 और 2 5, 1 6 है। ऑक्सीजन 1 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 1 है। कार्बन 2 है, देखिए 3 3, हाइड्रोजन 3, 6 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1। तो अणुसूत्र तो बिल्कुल समान है, लेकिन इनका भौतिक और रासायनिक गुण ये तीनों के क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं समावयवी। ये आपको समझ में आ गया, ये पूरा आपको नोट डाउन करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे 8वां प्रश्न, सिस ट्रांस समावयवता क्या होती है, आइए इसको समझते हैं। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वैसे समावयवी, ये समावयवी के बारे में बात हो रही है जिनमें दो समान समूह द्विबंध के एक ओर स्थित हो, वो सिस कहलाते हैं। हम समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। तथा जिनमें 2 समान समूह द्विबंध के विपरीत दिशा में स्थित हो, वो ट्रांस कहलाते हैं, ठीक है। तो समान समूह द्विबंध के एक साइड हो तो क्या कहलाते हैं, सिस कहलाता है, और 2 समान समूह द्विबंध के विपरीत साइड हो वो ट्रांस कहलाता है, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो परिभाषा में क्या कहा गया है कि वैसे समावयवी जिनके समान समूह, तो इनमें जो समूह है वो इक्वल हैं ही, जो दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बताया गया है यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन इनका स्थानों का हेर फेर है। तो वैसे समावयवी जिनके 2 समान समूह द्विबंध के एक ओर हो, तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, तो एक तरफ क्या है, ये मेथिल है,
CH3, ये भी मेथिल है, एक तरफ है, ये नीचे है। और यहाँ पे देखिए, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सिस, ठीक है, सिस 2 ब्यूटीन। अब इसके बाद इनमें दो समान समूह तो बिल्कुल समान है, लेकिन क्या है, ये द्विबंध के विपरीत दिशा में स्थित है। तो द्विबंध के विपरीत दिशा में देखिए कौन कौन से स्थित है, तो यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड है, तो इसके विपरीत दिशा में CH3 यहाँ है, तो ये चल गया कहाँ, ऊपर। हाइड्रोजन यहाँ है, ये चल गया यहाँ पे, ये विपरीत दिशा में है, ठीक है। तो ऐसे क्या कहलाते हैं, ट्रांस कहलाते हैं। ये समझ में आ गया। तो ये आपको एग्जाम्पल और ये आपको बना भी लेना है डायग्राम। इसके बाद देखिए 9 नंबर क्या है, जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है। तो जीवन शक्ति का सिद्धांत यहाँ पे समझिए, प्रारंभ में ऐसी मान्यता थी, यानी पुराने समय में ऐसी मान्यता धारणाएं थी कि कार्बनिक यौगिक जो है सिर्फ सजीव के स्रोत से ही प्राप्त किए जा सकते हैं तथा इन्हें प्रयोगशाला में तैयार करना संभव नहीं है। ये पहले लोग सोचते थे, वैज्ञानिक सोचते थे, लेकिन बर्जीलियस ने 1815 में जीवन शक्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है, जिसके अनुसार उन्होंने क्या बताया, जिसके अनुसार सजीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिक का निर्माण एक अदृश्य जीवन शक्ति द्वारा होता है। जितने भी सजीव पदार्थ हैं उनमें कार्बनिक यौगिक का निर्माण अदृश्य जीवन शक्ति द्वारा होता है, इन्होंने बताया, ठीक है। लेकिन इस धारणा का अंत तब हुआ जब वॉलर ने प्रयोगशाला में यूरिया यानी कार्बनिक, जो एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, कार्बनिक यौगिक है, यूरिया बनाया। कैसे बनाया, अमोनिया साइनाइड, ये एक अकार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया। कैसे, गर्म करके, यहाँ पे देखिए, ठीक है, कहाँ पे, प्रयोगशाला में। तब ये जीवन शक्ति का सिद्धांत की धारणा टूट गई कि सिर्फ सजीवों से ही कार्बनिक यौगिक बन पाते हैं, लेकिन प्रयोगशाला में भी बनाए जा सकते हैं। तो आपको क्या कैसे करना है, बर्जीलियस ने 1815 में जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार सजीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिक का निर्माण एक अदृश्य जीवन शक्ति द्वारा होता है। बस यहीं तक, ठीक है। इसके बाद देखिए 10वां प्रश्न क्या है, हीरा और ग्रेफाइट के भौतिक गुणों में अंतर पड़ने का क्या कारण है। तो हीरा जो है इसका शेप कैसा होता है, आपको यहाँ से करना है। हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन के अपरूपी अवस्थाएँ हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं की व्यवस्था में भिन्नता होती है। हीरा और ग्रेफाइट में अलग अलग होती है कार्बन परमाणुओं का जो शेप होता है, ठीक है, व्यवस्था होता है, अतः इनके भौतिक गुणों में अंतर पाया जाता है। किसके कारण, तो इनमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं की व्यवस्था में भिन्नता के कारण। इसके बाद 11 नंबर देखिए, कार्बनिक यौगिकों के स्रोत क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। तो ऐसे करना है, कार्बनिक यौगिकों के स्रोत मुख्य रूप से पेट्रोलियम, कोयला एवं पेड़ पौधे होते हैं तथा प्रयोगशालाओं में भी इसका उत्पादन किया जाता है तथा सभी यौगिकों में कार्बन की मात्रा होती है। इसके बाद देखिए 12 नंबर क्या है, अकार्बनिक यौगिकों से कार्बनिक यौगिक कैसे बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, अकार्बनिक यौगिकों से कार्बनिक यौगिक प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं। जैसे यूरिया जो है क्या है, कार्बनिक यौगिक है, का निर्माण अमोनियम साइनाइड अकार्बनिक यौगिक को गर्म करके किया जाता है। इसके बाद आगे देखिए, निम्नांकित में एल्कीन हमें चुनाव करना है। एल्कीन का क्या होता है, सामान्य सूत्र CN होता है, 2N होता है, N के स्थान पे 1 होगा। कार्बन परमाणु की संख्या से हाइड्रोजन कितना है, दुगना होना चाहिए, ठीक है, ऐसे। तो सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH+2n, ठीक है। कार्बन की संख्या हाइड्रोजन से दुगनी होती, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से दुगनी होती है, N के स्थान पे क्या है, 1 है। जहाँ क्या है, C और C की डबल बॉन्ड होता है, अतः यहाँ C2H4 क्या है, एल्कीन है। C2H4 ये 2 नंबर क्या है, एल्कीन है। इसके बाद देखिए 14, एल्कीन की जाँच की एक हमें विधि बताना है। तो ऐसे करेंगे, एल्कीन जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलित ब्रोमीन के पीले विलयन को रंगहीन बना देता है। कौन, एल्कीन। इसके बाद देखिए 15 नंबर क्या है, निम्नलिखित को कैसे बनाया जाता है। पहला एथेनॉल, दूसरा है एथेनोइक अम्ल, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं एथेनॉल को। तो यहाँ पे समझिए, व्यापारिक विधि से एथेनॉल, इसे क्या कहा जाता है, एल्कोहल भी कहा जाता है। चीनी या स्टार्च के किण्वन द्वारा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो एक रासायनिक विक्रिया है, ठीक है, के द्वारा प्राप्त होती है। कैसे, चीनी या स्टार्च के किण्वन द्वारा
जो एथेनॉल है, एल्कोहल है, प्राप्त होती है। देखिए पहला स्टेज हो गया चीनी, ठीक है, तो इसका ईस्ट में अभिक्रिया हुआ, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्राप्त हुआ। अब इसका होगा, तो अब इसका होगा फिर ईस्ट में होगा, तो ये क्या हुआ, एथिल एल्कोहल। ये क्या है, एथेनॉल यानी एल्कोहल है। और दूसरा है मेथिल एल्कोहल, ये भी एथेनॉल या एल्कोहल है, ठीक है। तो आपको कोई भी लिख लेना है। आइए हम करते हैं इसका आंसर। तो आपको ऐसे करना है, एथेनॉल यानी एल्कोहल व्यापारिक विधि से एथेनॉल को चीनी या स्टार्च के विलयन, ठीक है, के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये पूरा आपको समीकरण तैयार करना है, ग्लूकोज और फ्रुकोज बनता है। अब इसके बाद इसकी क्रिया हुई ईस्ट में यानी किण्विन में हुई, तो ये बन गया एथिल एल्कोहल, जो ये क्या है, एथेनॉल है। इसके बाद हमें दूसरा बताना है कौन, एथिनोइक अम्ल। तो यहाँ पे समझिए जो कार्बोक्सिक अम्ल है ये किसके श्रेणी में आता है, एथेनोइक अम्ल के श्रेणी में ये आते हैं, ठीक है। एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम है एस्टिक अम्ल, ये कार्बोक्सिक अम्ल के अंतर्गत आते हैं। तो कैसे बनाया जाता है, यहाँ से करना है, प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिक अम्ल यानी एथेनोइक अम्ल बनाया जाता है, ठीक है। इसका साधारण नाम एस्टिक अम्ल है। तो ये हो गया एथेनॉल, और ये KMnO4, और ये क्या प्राप्त हुआ, एथेन प्राप्त हुआ। तो फिर H+ आयन से इसे गुजारा जाता है, तो ये बनता है एथेनोइक अम्ल। तो यहाँ से यहाँ तक आपको ये पूरा क्रिया लिखना है, यहाँ तक आप लिख ही लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए 16 नंबर क्या है, एथेनॉल पीने से कौन सा बुरा प्रभाव पड़ता है, यानी अल्कोहल पीने से कौन सा स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, वो बताना है हमें। तो यहाँ पे समझिए एथेनॉल को अल्कोहल के नाम से जाना जाता है, जिसका उपयोग हाइड्रोहॉलिक पे यानी शराब के रूप में किया जाता है। इसके अलावा अल्कोहल का उपयोग टीचर आयोडीन की सिरप बनाने में किया जाता है। तो यहाँ से करना है, एथेनॉल या अल्कोहल से शराब से नाम से भी जाना जाता है। इसकी थोड़ी मात्रा अल्कोहल पीने से नशा आता है। अल्कोहल लगातार सेवन से आलस से मानसिक व्याकुलता तथा मूर्छा आती है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, 17 नंबर, सिरका क्या है, इसका उपयोग को हमें बताना है। तो हम यहाँ से करेंगे, एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम एस्टिक अम्ल है। 6 से 8% तनु एस्टिक अम्ल को क्या कहा जाता है, सिरका कहा जाता है। तो जब एथेनोइक अम्ल में 6 से 8% तनु एस्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, सिरका कहा जाता है, जिसका उपयोग अचार बनाने में रक्षक के रूप में होता है। तो ये समझ में आ गया, ये पूरा आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 18 नंबर, वनस्पति तेल और वसा क्या होते हैं। तो हम यहाँ से करेंगे, वनस्पति तेल और वसा उच्च वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल से बने क्या होते हैं, एस्टर होते हैं, जो अभिक्रिया को तीव्र करने का कार्य करते हैं, ठीक है। ये पूरा लिखना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न 19 नंबर क्या है, साबुनीकरण क्या है, साबुन बनाने की प्रक्रिया होती है। आइए करते हैं इसका आंसर। तो हम यहाँ से करेंगे, वनस्पति तेल एवं वसा का क्षार द्वारा जल अपघटन की क्रिया, ठीक है, जो साबुन बनाने में होती है, के फलस्वरूप साबुन तथा ग्लिसरॉल का बनना, ठीक है, साबुन बनने की जो प्रक्रिया है उसे साबुनीकरण कहलाता है। ये पूरा आपको यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा साबुनीकरण का। 20वां प्रश्न देखिए, साबुन क्या है, ये परिभाषा करनी है हमें। तो साबुन क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए साबुन की परिभाषा, उच्च सीधी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिक अम्लों, ये रहा, को वसीय अम्ल कहा जाता है। और इन उच्च वसीय अम्लों को यानी कार्बोक्सिक अम्लों को पारीमेटिक अम्ल या एस्टिक अम्ल तथा एल्कोइक अम्ल, ठीक है, एल्कोइक अम्ल उल्लेखनीय हैं। तो इसको क्या किया जाता है, संयोजित किया जाता है, तो क्या बनता है, साबुन का निर्माण होता है। तो इसका अगर आप संक्षेप में लिखना चाहें इसी को, तो आप ऐसे लिख सकते हैं काफ़ी सिंपल तरीके से, साबुन उच्च अणु भार वाले कार्बनिक वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण है, जो साबुन कहलाता है। 21 नंबर, साबुन कैसे बनता है। तो साबुन बनने की जो प्रक्रिया होती है उसी को साबुनीकरण कहलाता है। तो ये आपका पूरा हो जाएगा, वनस्पति तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म करने से साबुन का निर्माण होता है, ठीक है। और यहाँ से वनस्पति तेल या वसा को क्षार द्वारा जल अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप जो साबुन बनता है या ग्लिसरॉल बनता है वो साबुनीकरण कहलाता है। ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है साबुन का बनना। इसके बाद देखिए 22 नंबर प्रश्न, एक एस्टर का नाम बताना है, एस्टर की गंध कैसी होती है। तो पहले हम ये समझेंगे कि एस्टर होते क्या हैं। तो एस्टर जो है एक कार्बोक्सिक अम्ल और एल्कोहल की क्रिया द्वारा प्राप्त होने वाला एक यौगिक कहलाता है, ठीक है, जो एस्टर कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिक अम्ल,
तो इसके श्रेणी में कौन से अम्ल आते हैं? एसिटिक अम्ल। तो मैंने अभी क्या कहा, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल से क्रिया करके एक प्राप्त होता है यौगिक एस्टर कहलाता है। तो यहाँ पे वो प्रक्रिया एस्टीकरण कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए 7H2SO4 यानी कैसे बनता है एस्टर? 7H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल, ये क्या है? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है तथा एल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल गर्म किया जाता है तो एथिल एसीटेट, ये क्या है? ये एस्टर है। एथिल एसीटेट ये एस्टर है, ये प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जो एक एस्टर श्रेणी का यौगिक है। एस्टर बनने की इस क्रिया को एस्टीकरण कहा जाता है। तो आपको कैसे इसका आंसर करना है? तो आपको ऐसे लिखना है, एस्टर कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल की क्रिया कर प्राप्त होने वाला यौगिक है। तो हमें एक एस्टर का नाम बताना है सिर्फ। तो एक एस्टर हो गया एथिल एसीटेट। ठीक है, एथिल एसीटेट। और इसका क्या उपयोग है तो आपको ऐसे बताना है। और इसकी गंध कैसी होती है? एस्टर यौगिक के फल जैसी मीठी गंध होती है। इसका उपयोग इत्र बनाने, स्वाद उत्पन्न करने वाले कारकों में किया जाता है। ये तो हमें नाम बताना है और ये पूरा आपको लिखना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। और एस्टर का नाम भी आपको लिख लेना है। इसके बाद 23 नंबर देखिए, एरोमेटिक यौगिकों की जांच कैसे की जाती है? तो एरोमेटिक यौगिकों की जांच जो है हमें पहले ऐसे लिखना है, डैश देना है आपको। नेप्थलीन जिसे एरोमेटिक यौगिक है ये, कि गोली या अन्य एरोमेटिक यौगिक के चूर्ण को तांबे की पत्थर पर रखकर बर्नर की प्रकाशहीन लौ, ठीक है, जिस पे ताप होनी चाहिए, को गर्म करें। तत्पश्चात बर्नर की लौ का निरीक्षण करें। तो बर्नर की लौ जो है वो कालिक युक्त पीली लौ से जलती है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये एक एरोमेटिक श्रेणी का यौगिक ये होता है। इसके बाद देखिए 24 नंबर क्या है, मिसेल्स क्या होते हैं? तो ये रहा, ये देखिए तेल की जो बूंदे की जो बाहरी परत होती है, ठीक है, जो बाहरी कण होते हैं, ये मिसेल्स कहलाते हैं। तो इसका आंसर हमें कैसे करना है? देखिए हमें ऐसे लिखना है काफ़ी आसान तरीके से। मिसेल्स साबुन एक लवण है, अतः यह आयनित होता है। इसमें क्या होता है? एस्टेरेट आयन होते हैं जो हाइड्रोजन के क्या करते हैं? अध्रुवीय होता है हाइड्रोजन के साथ। तो अध्रुवीय होने के साथ क्या होता है? ये जो तेज और ग्रीस से घुल जाता है और शीश ध्रुवीय होकर जल के अणुओं से संयोजित होकर कोलाइड आकार के कण बनाते हैं जो मिसेल्स कहते हैं। ठीक है, उनका स्टेट आयन हाइड्रोकार्बन के साथ अध्रुवीय होकर क्या करता है? मिसेल्स का निर्माण करता है। ये पूरा आपका हो गया। इसके बाद देखिए 25 नंबर क्या है, सममूलक श्रेणी क्या है? तो यहाँ पे समझिए सममूलक श्रेणी के हैं या समजातीय श्रेणी के हैं, एक ही बात है। कार्बनिक यौगिकों के गुणों का अध्ययन सुचारू रूप से करने के लिए इन्हें कई भागों में बांटा गया है, जिसे समजातीय श्रेणी या सममूलक श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी परिभाषा। कार्बनिक यौगिकों को अध्ययन के लिए आसानी के लिए कई भागों में बांटना ही इन यौगिकों का सममूलक श्रेणी कहलाता है। 26 नंबर देखिए, जीवाश्म ईंधन की हमें परिभाषा करनी है। तो कोयला और पेट्रोलियम क्या है? जीवाश्म ईंधन है। तो हम यहाँ से करेंगे जीवाश्म ईंधन लिखना है, डैश देना है। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन होते हैं। पृथ्वी के अंदर लाखों वर्षों तक मृत पेड़ पौधों और जानवरों का मिट्टी, बालू एवं चट्टानों की परतों के बीच दबे रहने के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उसे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। काफ़ी वर्षों के बाद जो तैयार होते हैं ईंधन। ठीक है, कोयला और पेट्रोलियम इसका उदाहरण हो गया। तो यहाँ से आपको आंसर यहाँ तक आपको करना है पूरा। इसके बाद देखिए 27 में हमें कितने सवाल है? 3 सवाल है, क, ख और ग। तो पहला सवाल देखिए, सहसंयोजक यौगिक प्राय विद्युत के क्या होते हैं? विद्युतहीन होते हैं यानी कुचालक होते हैं। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया जैसे। तो इसका कारण क्या है? सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, इसका कारण बताना है हमें। तो हम ऐसे करेंगे, देखिए सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो उसको आपको आंसर ऐसे लिखना है, सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि ये उदासीन अणुओं के बने होते हैं, आयनों के नहीं। आयन के होते हैं तो ये विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन आयनों के नहीं बने होते हैं, उदासीन अणुओं के बने होते हैं। इसीलिए विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। और ऊष्मा के भी ये कुचालक होते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ये पिघली या जलीय विलयन की अवस्था में आयन उत्पन्न नहीं करते, इसलिए विद्युत के कुचालक होते हैं सहसंयोजक यौगिक। इसके बाद इस 27 का ख देखिए, निम्नलिखित यौगिक का हमें नाम बताना है। यहाँ पे संरचना सूत्र दिया गया है, इसकी कौन सा यौगिक है? तो इस यौगिक का नाम है प्रोपेनोन। और इसका देखिए क्रियाशील मूलक क्या है? इसका क्रियाशील मूलक कीटोन होता है। ये इसका संरचना सूत्र है। ठीक है, तो इसका आपको नाम लिखना है प्रोपेनोन। इसके बाद इसी में ग देखिए, यहाँ पे क्या है? उस गैस का नाम हमें लिखना है जो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इथेनोइक अम्ल डालने से उत्पन्न होता है। आप इस गैस की उपस्थिति कैसे सिद्ध करेंगे? तो आइए करते हैं।
तो उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम कार्बोनेट पर एथेनोइक अम्ल डालने पर यह CO2 प्राप्त होती है। तो कैसे जांच किया जाए कि ये गैस है? तो देखिए, तो गैस की उपस्थिति की सिद्ध करना है। जलती हुई मोमबत्ती को CO2 के पास ले जाने पर हम पाएंगे कि मोमबत्ती और अधिक तेज़ी से जलने लगती है। ठीक है, का प्रमाण हो गया। ठीक है, तो ऐसे ये मालूम चलेगा कि सोडियम कार्बोनेट और एथेनोइक अम्ल से ये गैस बनी, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके बाद इस सेशन का आखिरी सवाल 28 नंबर, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? उदाहरण देकर हमें समझाना है। तो हम ऐसे लिखेंगे, संतृप्त कार्बनिक यौगिकों से किसी परमाणु अथवा परमाणु समूह को दूसरे परमाणु या परमाणु समूह द्वारा विस्थापित करने को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो समाप्त होता है आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।